नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अपना मेवाड़ का इतिहास। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार क्लास को अपने सभी मित्रों के पास में शेयर कर दें, लाइक कर दें। बिल्कुल साथियों, हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा का इतिहास। यहां पर बात करें इनके शासनकाल की, 1433 से लेकर 1468 तक इनका शासनकाल रहा। और बाद में कहा जाता है कि महाराणा कुंभा की उनके पुत्र उद्दा के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा इनके बारे में, जितना भी इनके सैन्य अभियान थे पढ़ लिए। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनका गुजरात के साथ कैसा संबंध रहा। तो दोस्तों, गुजरात की बात करेंगे तो महाराणा कुंभा का हेडिंग लगाओ, गुजरात के साथ संबंध। तो गुजरात के साथ संबंध आखिर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तरफ अपने मेवाड़ के शासक है, अपने मेवाड़ के शासक है महाराणा कुंभा। कौन है दोस्तों? मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा है। दूसरी तरफ अपना गुजरात है। क्या है दोस्तों? गुजरात है। और गुजरात का शासक कौन है? गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का शासक इनके समकालीन, वैसे तो 5 शासक इनके समकालीन थे गुजरात के। सबसे पहले इनका जो युद्ध होता है, जो संघर्ष होता है, वो होता है कुतुबुद्दीन शाह के साथ। कुतुबुद्दीन शाह क्या करता है दोस्तों? 1455 में आक्रमण करता है। किसके ऊपर करता है? कुंभलगढ़ पर करता है। दोस्तों, कुंभलगढ़ का जो किला है वो राजसमंद जिले में है। कहां पर है? राजसमंद में है। और ये किसके नियंत्रण में? मेवाड़ के नियंत्रण में है, महाराणा कुंभा के नियंत्रण में है। तो कुतुबुद्दीन शाह सेना लेकर अटैक करता है कुंभलगढ़ दुर्ग पर 1455 में। कब करता है? 1455 में करता है। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, जो किला है राजसमंद में, इस किले को आज तक कोई विजय नहीं कर सका, फतेह नहीं कर सका। इस किले को जीतना किसी के बस की बात नहीं थी। कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला एकमात्र जो सेनापति था वो अकबर का सेनापति था, शाहबाज खां। तो क्या कुतुबुद्दीन शाह आक्रमण करेगा तो ये क्या कुंभलगढ़ को जीत पाएगा? तो गुरुजी, इसने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी, ये जीत नहीं पाएगा। तो इसमें इसकी क्या हो जाती है? कुतुबुद्दीन शाह की पराजय हो जाती है। और महाराणा कुंभा इस युद्ध में क्या रहते हैं? विजय रहते हैं। तो ये हो गया आपका कुंभलगढ़ का युद्ध। दूसरी बात करें, एक आपने सुना होगा चंपानेर की संधि, जो कि कई बार एग्जाम में संधि हो चुकी है, परीक्षा में आ चुकी है। तो इसको आप स्टार लगा के लिख लो, चंपानेर की संधि। कौन सी संधि दोस्तों? चंपानेर की संधि। गुरुजी कब हुई? ये 1456 में हुई। कब हुई मेरे दोस्त? 1456 में। गुरुजी, ये किस किस के बीच में हुई? अरे यहां से कुतुबुद्दीन शाह बेचारा हार चुका है। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह युद्ध हार चुका है। अब ये यहां से भागकर कहां जाएगा? गुरुजी, ये गुजरात जाएगा। गुजरात जाएगा तो गुजरात में इसे कौन, रास्ते में जब ये जाता है तो इसे मालवा का शासक मिल जाता है, जिसका नाम है महमूद खिलजी प्रथम। हमने पिछली क्लास में इसका संघर्ष पढ़ा था मेवाड़ के साथ। तो महमूद खिलजी प्रथम किसको मिल जाता है? कुतुबुद्दीन शाह को। और कुतुबुद्दीन शाह के पास महमूद खिलजी एक संदेश भेजता है और अपने दरबार में बुलाता है। और ये दोनों बैठकर क्या करते हैं? एक संधि करते हैं, जिसे बोलते हैं चंपानेर की संधि, जो कि गुजरात और मालवा के शासकों के बीच में हुई। कुतुबुद्दीन शाह प्रथम और महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में हुई। किसके बीच में हुई? महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में हुई थी चंपानेर की संधि। इस संधि में क्या हुआ गुरुजी? इस संधि में इन दोनों ने कहा कि क्यों ना हम दोनों एकजुट हो जाते हैं, दोनों सेनाएं एक हो जाएगी, गुजरात मालवा की, फिर मेवाड़ पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे और राणा कुंभा को खदेड़ देंगे। तो इससे ये कुतुबुद्दीन शाह बोलता है, मुझे क्या फायदा होगा? ये तो यहां पर तो आप अधिकार कर लोगे। लेकिन इन दोनों में एक संधि होती है, ये चंपानेर की। इसमें कहते हैं कि कुतुबुद्दीन शाह, गुजरात के जो आसपास का मेवाड़ का एरिया वो तेरा होगा, मालवा के पास का एरिया वो मेरा होगा। इस प्रकार से इनके बीच में चंपानेर की संधि होती है। संधि हो गई गुरुजी दोनों के बीच में, बिल्कुल हो गई, आपने संधि करवा दी। अब क्या होगा? अब दोनों सेना लेकर आएंगे। अरे दोनों सेना लेकर आएंगे और मेवाड़ पर, महाराणा कुंभा पर क्या करेंगे? अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो एक तरफ कुतुबुद्दीन शाह है, उसके साथ में महमूद खिलजी है प्रथम। इन दोनों की संयुक्त सेना, एक साथ में सेना आती है और युद्ध होता है 1457 में। कब होता है? 1457 में होता है, जिसे हम बदनौर का युद्ध बोलते हैं। कौन सा युद्ध बोलते हैं गुरुजी? बदनौर का युद्ध। और ये बदनौर का युद्ध कहां हुआ था? बदनौर कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में है गुरुजी। और ये बदनौर का युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो ध्यान रख लेना,
गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना और मेवाड़ी फौज के बीच में इस युद्ध में क्या होगा। अरे कुतुबुद्दीन शाह, महमूद खिलजी प्रथम दोनों बड़ी यहाँ पर रणनीति युद्ध की योजना बनाकर आए थे कि इस बार मेवाड़ के शासक राणा कुंभा को खदेड़ देंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, कब्जा कर लेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, मेवाड़ की फौज के सामने ये दोनों टिक नहीं पाते हैं। राणा कुंभा की जब तलवार और भाले चलते हैं तो इनकी सेना के चक्के छूट जाते हैं और इन दोनों की संयुक्त सेना मेवाड़ी की फौज के सामने घुटने टेक देती है और इस बदनौर का युद्ध में विजय कौन रहे, महाराणा कुंभा की इसमें विजय होती है। तो आशा करता हूं कि ये दोनों चंपानेर की संधि, बदनौर का युद्ध, कुंभलगढ़ पर अटैक, ये तीनों चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अब गुरुजी, बदनौर का युद्ध किसने जीता? महाराणा कुंभा ने जीता। क्या गुरुजी कुंभा युद्ध जीत चुके हैं? अब कुंभा क्या शांत बैठेंगे, क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल जरूर कुंभा ने किया। कुंभा ने क्या किया, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछ लिया कि कुंभा ने क्या किया। तो कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया गुरुजी? कुशाल माता का मंदिर बनाया। कहां पर बनवाया गुरुजी? भीलवाड़ा में ही बनवा दिया, इसकी खुशी में बनवाया। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड में। कुशाल माता का मंदिर कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में है। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में? बदनौर का युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। बिल्कुल उतार लो, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो। हाँ, आगे और भी पढ़ेंगे थोड़ा सा इनके सैन्य अभियान जितने बाकी रह चुके हैं, और उसके बाद महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं ताकि अपना समय नष्ट ना हो। आगे देखते हैं दोस्तों, 2-3 लाइनें और बची हुई है महाराणा कुंभा के सैन्य अभ्यास की, वो आप उतार लो। पहला है यहां पर 1458 में शम्स खां। ये शम्स खां कौन है गुरुजी? शम्स खां कौन है? ये नागौर का शासक है, ठीक है। और गुजरात की संयुक्त सेना को राणा कुंभा ने पराजित किया और नागौर पर आक्रमण किया, यानी नागौर को जीता। देखो यहां पर नागौर है और अपने नागौर के जो शासक थे वो थे शम्स खां और एक गुजरात की संयुक्त सेना, इन दोनों ने मिला। ये दोनों सेनाएं आपस में मिल गई, संयुक्त सेना थी और महाराणा कुंभा के साथ इनका युद्ध हुआ। लेकिन यहां पर विजय किसकी हुई? महाराणा कुंभा की। और महाराणा कुंभा का नागौर पर क्या हो चुका है? अधिकार हो चुका है। ये लाइन समझ में आ गई। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट, 1458 ईस्वी में आबू, माउंट आबू सिरोही, आबू में कुंथन देव की सहायता से कुतुबुद्दीन शाह ने कुंभा पर आक्रमण किया। सफल आक्रमण किया, सफल नहीं हुआ। आबू में कुंथन देव की सहायता से कुतुबुद्दीन शाह ने क्या किया? महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया था, यानी यहां पर आबू में। लेकिन यहां पर भी इसकी विजय नहीं हुई, महाराणा कुंभा इसमें भी विजय रहे। समझ में आ गया। अगला देखते हैं 1460 ईस्वी में मोहम्मद बेगड़ा, क्या नाम है? मोहम्मद बेगड़ा ने जूनागढ़, कौन सा गढ़ है? जूनागढ़। ये जूनागढ़ कहां पर है? ये गुजरात में, ध्यान रखना। हाँ, एक जूनागढ़ का किला अपना बीकानेर में भी है, ये हाँ राती घाटी पहाड़ी पर। तो ये ध्यान रखना जी, गुजरात में ये जूनागढ़ का ये शासक था जिसका नाम था मडुलिक, इस पर आक्रमण किया। देखो ये चीज क्या है? मोहम्मद बेगड़ा, ये गुजरात का है। और इस मोहम्मद बेगड़ा ने क्या किया? जूनागढ़ का शासक था जिसका नाम था मडुलिक, इस मडुलिक पर इसने आक्रमण कर दिया। अब गुरुजी इसने इसके ऊपर आक्रमण किया, इसका कुंभा से क्या संबंध है? इसका कुंभा से क्या संबंध है? तो बताओ दे कि कुंभा से क्या संबंध है, किसका देख राइट आता है? हाँ बताओ कमेंट करके। हाँ, जो ये कौन था? मडुलिक। अरे जो जूनागढ़ का शासक है ना मडुलिक, ये कौन है? ये महाराणा कुंभा का दामाद है, यानी रमाबाई का क्या है? पति है। महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, इस रमाबाई का ये पति है, ध्यान रखना। रमाबाई का ससुराल कहाँ पर है? जूनागढ़, यहाँ पर ससुराल था। तो ये महाराणा जो कुंभा है उनके दामाद है मडुलिक, इन दामाद के ऊपर आक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है? आक्रमण महमूद बेगड़ा का। तो इसकी सहायता करने महाराणा कुंभा जाएंगे, तो महाराणा कुंभा सहायता करने जाते हैं और इसकी सेना को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। किसकी सेना को? महमूद बेगड़ा को। तो महमूद बेगड़ा को इसमें भी 1460 में पराजित किया। तो ये महाराणा कुंभा के सैन्य अभ्यास है, आप लिख लो। अब आगे हम इनकी स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, जहां से 100% एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। हाँ उतार लो, देखें एक बार, स्क्रीनशॉट मार लो। कोई दिक्कत नहीं है, यदि साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समस्या है, तो अपना 3-4 दिन में डिजिटल बोर्ड लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको मेवाड़ का इतिहास का एक बार शानदार तरीके से रिवीजन करवाऊंगा, जितना आपने पढ़ा है। फिर आपको लिखना नहीं है, केवल देखना है, ये समझना है। तो उसके बाद में एक बार और रिपीट करवा दूंगा, तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। पूरा राजस्थान का इतिहास सारा
इंडिया का इतिहास सारा हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोचिंग वोचिंग नहीं जा रहे हो फिर भी आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। किताब में समझ में नहीं आता फिर भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, नोट्स बनाते रहो साथ में। आगे दोस्तों पढ़ते हैं महाराणा कुंभा की जो स्थापत्य कला है इसके बारे में, ठीक है। ध्यान से देखना एक एक लाइन टू लाइन। सबसे पहले एक ग्रंथ है वीर विनोद। ग्रंथ का क्या नाम है दोस्तों? वीर विनोद। इस वीर विनोद के गुरुजी लेखक कौन है? एग्जाम में ये ग्रंथ कई बार आ चुका है कि वीर विनोद के लेखक कौन है, तो इसका नाम है कवि राजा श्यामल दास। कौन है? कवि राजा श्यामल दास भीलवाड़ा। ये वीर विनोद यानी जो ये श्यामल दास है, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये जो मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम था सज्जन सिंह, इस सज्जन सिंह के ये आश्रित कवि थे, सज्जन सिंह के ये दरबार में रहते थे। श्यामल दास की उपाधि की बात करें तो इनको उपाधियां दी गई थी कवि राजा की, केसर हिंद की। कवि राजा की उपाधि सज्जन सिंह ने दी थी और केसर हिंद की इनको उपाधि दी गई। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैंने इनके बारे में बताया। बाकी वीर विनोद के अनुसार श्यामल दास ने जो वीर विनोद ग्रंथ लिखा, इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग है। कितने हैं? 84। इनमें से 32 दुर्ग, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया था। निर्माण कुंभा ने करवाया। तो ये दोस्तों चीज आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। हाँ, एक देखो युद्ध है सारंगपुर का युद्ध। इसमें वीर विनोद ग्रंथ में लिखा गया है, हालांकि ये ग्रंथ बाद में लिखा गया था, काफी टाइम बाद में, कि सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1439 में हुआ था। वीर विनोद में ये लिखा गया। गुरुजी ये लाइन क्यों लिखाई? क्योंकि जब हमने सारंगपुर का युद्ध पढ़ा था तो उसमें क्या थी अपनी डेट कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में हुआ था। कब हुआ था? 1437 में हुआ था। हाँ, लेकिन वीर विनोद में लिखा गया है कि 1439 में हुआ था ये युद्ध। यदि आपको पर्सनल पूछ ले कि वीर विनोद के अनुसार जो ये सारंगपुर का युद्ध है ये कब हुआ था, तो ध्यान रख लेना 1439 में हुआ था, 2 साल बाद में बताया गया है। और ये सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के बीच में युद्ध हुआ था। हाँ, तो ये चीजें उतार लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उतार लिया होगा आपने, रोकर आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दोस्तों महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाया? तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है दोस्तों, ये कहां पर है? ये राजसमंद जिले में। ये पूछा जा चुका है तो ध्यान रखना, गलती मत करना। राजसमंद राइट होगा। कई विद्यार्थी उदयपुर चित्तौड़गढ़ जानते हैं, उदयपुर होगा, चित्तौड़गढ़ में होगा, तो ये राजसमंद में है। और कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, ठीक है। इसका जो वास्तुकार है वो कौन है बता देगा। और ये किस पहाड़ी पर है? कुंभलगढ़ का दुर्ग किस पहाड़ी पर है बता देगा? जरगा पहाड़ी पर है गुरुजी। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। हाँ, और इसका जो शिल्प वास्तुकार है वो कौन था? वो मंडन था। कौन था? मंडन। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखो, अभी देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एक प्रश्न पूछा गया। आप बोलते हो कि आप सब बताते नहीं हो, प्रश्न पता नहीं कहां से आते हैं। हम जो बताते हैं वो आते हैं, जरूरी नहीं लिखवाएं। जो हम बता रहे हैं उसको भी आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? तो बहुत सारे विद्यार्थी उसमें चित्तौड़गढ़ आंसर करके आ गए, तो उनका गलत था। चित्तौड़गढ़ तो सबसे बड़ा दुर्ग है। यदि आपको पूछे सबसे ऊंचा दुर्ग, तो राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ का किला है, ठीक है। और जब हम राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे किले, तो उसमें हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों कुंभलगढ़ का किला बोलते हैं कि इतना ऊंचा है, जब इसके पास में आप जाकर खड़े हो जाओगे और जब यानी नीचे से ऊपर की ओर दुर्ग को देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है, ये इतना ऊंचा दुर्ग है। तो यहां पर ये समझ में आ चुका होगा। दूसरा, इनका जो निर्माण कार्य है महाराणा कुंभा का, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता इन्हें कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसका आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो गुरुजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? किसने बनवाया चित्तौड़गढ़ का इतना विशाल किला? तो यह चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। दोस्तों एग्जाम एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया हमें कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये इसका निर्माण किसने करवाया? तो पहला जो ऑप्शन था हमें वो दिया हुआ था चित्रांग मौर्य। पहला ऑप्शन क्या दिया? मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना एक एक चीज को, जिसको सिलेक्शन पाना है। चित्रांग मौर्य, तो पहला ऑप्शन हमें यह दिया गया था। तो जिस भी विद्यार्थी ने देखा, लगभग 99% लोगों ने चित्रांग मौर्य राइट कर दिया, पहला ही ऑप्शन, जो कि गलत है। क्या है? गलत है। इसका दूसरा ऑप्शन था, वो था चित्रांगद मौर्य। ये आपका राइट आंसर होगा। ये गलत है और ये क्या होगा? चित्रांगद मौर्य, ये राइट आंसर होगा। यही विभाग ने बाद में राइट माना था, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरी बात, अगली हम बात करें
तो अगली हम करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इस दुर्ग में मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। जब महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध जीता था 1437 में, महमूद खिलजी प्रथम को जब परास्त किया था, युद्ध हराया था, तो उसके उपलक्ष्य में इन्हें एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जो कि 9 मंजिला है। कितना मंजिला है? 9 मंजिला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इस विजय स्तंभ के बारे में बात करें तो ये विजय स्तंभ है, इसके ऊपर पहला ये एक स्मारक है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। इस विजय स्तंभ के ऊपर सबसे पहले 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, ये ध्यान रखना। यदि आपको पूछे विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार किसने करवाया, यानी क्या हुआ था, एक बार बिजली गिर गई थी, बिजली गिरने से इसकी जो ऊपर वाली जो मंजिल है 9वीं मंजिल वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसका पुनः निर्माण करवाया था। वो कौन सा शासक था? तो उस शासक का नाम है स्वरूप सिंह। क्या नाम है? स्वरूप सिंह। और ये जो जो ये 9 मंजिला जो इमारत है विजय स्तंभ, इसका जो वास्तुकार है वो वास्तुकार का नाम है जेता। क्या नाम है दोस्तों? जेता। ये भी आप ध्यान रखना। कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन है और जो आपका ये है विजय स्तंभ, इसका वास्तुकार जेता है। कौन है? जेता। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार पुनः निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह ने। इसके अलावा ये स्वरूप सिंह कौन थे? ये स्वरूप सिंह राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह, ये ध्यान रखना। आगे बात करें, पहला स्मारक जिस पर डाक टिकट जारी हुआ और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है? राजस्थान में टोटल 5 विजय स्तंभ है, तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है? तो ये बयाना कहां पर है दोस्तों? बयाना दुर्ग भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। बयाना दुर्ग भरतपुर में राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। और ये विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ये समुद्रगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया? ये प्रश्न आ चुका है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ ये समुद्रगुप्त ने बनवाया था। यह चीज आप ध्यान रखना। तो इतना आपके समझ में आया होगा, इतना आप उतार सकते हैं क्लास को रोककर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्क्रीनशॉट भी मार लें। उतार लिया होगा आशा करता हूं आपने रोककर। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो महाराणा कुंभा ने बैराटगढ़ का निर्माण करवाया, जो कहां पर है? भीलवाड़ा में। बैराटगढ़ का निर्माण करवाया भीलवाड़ा में। नंबर 2 है भोमट दुर्ग बनवाया कहां पर? उदयपुर में। ध्यान रखना। अचलगढ़ का दुर्ग कहां पर है? सिरोही में, इसका निर्माण करवाया। और बसंतीगढ़ दुर्ग ये एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में आ चुका है बसंतीगढ़ दुर्ग, जो कि आबू में बनवाया। अगला देखें, चित्तौड़गढ़ में कुंभाश्याम मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभाश्याम मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखें, कुंभलगढ़ में मामादेव कुंड का निर्माण। कुंभलगढ़ में कौन से कुंड का निर्माण करवाया? मामादेव कुंड का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला पॉइंट है अपना, एक नोट लगाकर यहां पर मैंने लिखा है कि मामादेव, यानी मामादेव कुंड तो कहां पर है? कुंभलगढ़ में है। सॉरी, कहां पर है? कुंभलगढ़ में। लेकिन यदि आपको पूछे कि मामदेव कुंड, तो ये मामदेव कुंड कहां पर है? सिवाना दुर्ग, जो कि बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग कहां पर है? लाडलू गुरुजी बाड़मेर में है। तो इसका निर्माण, ये चीज ध्यान रखना। एक तो मामादेव कुंड है जो कि है कुंभलगढ़ में, और एक है मामदेव कुंड। ये मामदेव कुंड है आपका सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। अगली लाइन लिखें, कुंभा के काल में वेलका के द्वारा श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया। सीधा एक बार एग्जाम में प्रश्न आ गया दोस्तों कि श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने करवाया? तो सभी लोग राइट आंसर करके आए महाराणा कुंभा, जो कि गलत है। इसका शासनकाल, यानी उस समय शासक कौन था? शासक महाराणा कुंभा था। लेकिन निर्माण किसने करवाया? वेलका ने। यह चीज ध्यान रखना। हाँ, इसके अलावा ये जो श्रृंगार चौरी है, ये रमाबाई, जिसे हम बोलते हैं वागीश्वरी, रमाबाई का नाम ही क्या है? वागीश्वरी है। इसका विवाह स्थल रहा था, यहां पर इसका विवाह हुआ था। तो ये चीजें आप लिख लो, उतार लो एक बार। कुंभा ने बैराटगढ़ का निर्माण करवाया भीलवाड़ा में, भोमट दुर्ग उदयपुर में, अचलगढ़ का दुर्ग सिरोही में, बसंती दुर्ग आबू में, चित्तौड़गढ़ में कुंभाश्याम मंदिर का निर्माण करवाया कुंभा ने, कुंभलगढ़ में मामादेव कुंड का निर्माण करवाया। और मामदेव कुंड है वो सिवाना दुर्ग बाड़ में। ध्यान रखना, मामादेव है और मामदेव है, दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत। कुंभा के काल में वेलका द्वारा श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया। और जो श्रृंगार चौरी है दोस्तों, ये रमाबाई या वागीश्वरी का विवाह स्थल रहा था। ये चीजें आपके समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 लाइन और लिख लेते हैं, फिर और हम बात करेंगे थोड़ी। तो दोस्तों महाराणा कुंभा के बारे में एक लाइन और याद रख लेना, इतना याद रख लिया है,
यहाँ लाइन है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में उसका एक मंत्री था जिसका नाम था धारणक शाह। इस धारणक शाह के द्वारा वास्तुकार, उस वास्तुकार का नाम है देपाग, इसके निर्देशन में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। मुझे बताओ रणकपुर के जो जैन मंदिर है इसमें कितने खंबे हैं? यह प्रश्न पिछली बार लैब असिस्टेंट में भी पूछ लिया गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है यह कितने खंभों से निर्मित है। कमेंट करके बताओ। जिसने यहां तक क्लास देखी है मैं आशा करता हूं कि वो आंसर जरूर देगा। हाँ तो ठीक है, धारणक शाह के द्वारा वास्तुकार इसका देपाग, इसके निर्देशन में रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया महाराणा कुंभा के शासनकाल में। इस मंदिर को, रणकपुर जैन मंदिर को चौमुखा मंदिर या स्तंभों का वन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? चौमुखा मंदिर। चारों तरफ से आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं। और स्तंभों का वन इसे कहते हैं। स्तंभ लगे हुए, खंबे लगे हुए, ठीक है। सबसे ज्यादा कितने लगे हुए बताओ दे कमेंट करके। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा के ग्रंथ, और स्टार लगा लो ये टॉपिक ग्रंथ, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें राजस्थान हिस्ट्री आती है और इसमें महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ है उनके बारे में प्रश्न ना बना हो, ठीक है। तो दोस्तों इनको याद कराएंगे, अच्छे ढंग से याद कर लेना, काम आएंगे आपके बहुत ज्यादा। हर परीक्षा में कोई भी आप परीक्षा दोगे तो 1 नंबर यहां से आपको फ्री मिलेगा। सबसे पहला जो ग्रंथ है महाराणा कुंभा का उसका नाम है संगीत राज। क्या नाम है? संगीत राज। और ये कई एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि जो संगीत राज है ये कितने भागों में विभक्त है? तो ध्यान रखना, ये 5 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में है? 5 भागों में। गुरुजी इन 5 भागों का नाम भी पूछ लिया गया एग्जाम में, एक बार ये नाम भी पूछ लिया गया। तो निम्न में से कौन सा संगीत राज का एक भाग नहीं है? 3 तो यहां में इनमें से दे दिया और एक कोई दूसरा पूछ लिया, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न बना था, तो इनको मैं याद कराऊंगा शानदार ट्रिक से। शानदार ट्रिक है, दिमाग में वैसे कोई ट्रिक नहीं बनाना, वैसे ट्रिक बनाने से दिमाग खराब हो जाता है। परीक्षा में ट्रिक काम नहीं आती, ट्रिक केवल यहीं तक काम सीमित रहती है। तो सबसे पहले ट्रिक हमारी है, पहला जो इसका विभक्त कितने भागों में बंटा हुआ है संगीत राज? 5 भागों में। पहला जो इसका भाग है उसका नाम है रस रतन कोश। गुरुजी कैसे याद करें? सबसे पहले आजकल गर्मी है और गर्मी में हम कहीं पर भी जाते हैं तो गन्ने का जूस हमें मिल जाता है, मैंगो का मिल जाता है, तो ठीक है किसी का भी हम पी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, वो याद रखना है रस। क्या रखना है? रस। बाकी देखो रतन कोश, ये रतन कोश है ना, ये सभी में मिलेगा। इसमें भी रतन कोश है, इसमें भी रतन कोश है, रतन कोश, लेकिन पहले वाला नाम आपको अलग मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या पियोगे? गुरुजी सबसे पहले इस गर्मी में हमें रस पिला दो। तो सबसे पहले रस रतन कोश हो गया। गुरुजी रस पी लिया, अब क्या करें? अब तो वाद्य यंत्र बजेगा। क्या बजेगा? वाद्य यंत्र बजेगा। तो वाद्य यंत्र बज रहा है तो वाद्य रतन कोश हो गया। अब वाद्य यंत्र बज रहा है तो साथ में गीत भी बजेंगे, तो गीत रतन कोश कौन सा हो गया? सबसे पहले गुरुजी रस पिया, अब रस पीने के बाद वाद्य यंत्र बजने लगे और अब गीत गाने लगे। अब गीत रतन कोश हो गया और अब गीत वाद्य रतन बज रहा है। रस पूरा टल्ली हो रखे हैं। अरे कौन सा भी हो सकता है, कुछ विद्यार्थी बियर कुछ ऐसा समझ लेना, उल्टा मत समझना। गीत गा रहे हैं, वाद्य रतन बज रहे हैं, तो देखो याद रह रहा है ना, रस भी रखा है। तो अब क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। तो नृत्य रतन कोश कौन सा है? नृत्य रतन कोश। अब नृत्य कर लिया, थक गए, अब क्या करो? अब कुछ नहीं करना, अब तो केवल पढ़ाई करो। तो ये हो गया पाठ्य रतन कोश। क्या हो गया? पाठ्य रतन कोश। तो ये संगीत राज आपका 5 भागों में बंटा हुआ है, रस रतन कोश, वाद्य रतन, गीत रतन, नृत्य और पाठ्य। तो ये चीज आप लिख लो, ये चीजें आप एक बार नोट करो दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आशा करता हूं आपने रोक कर लिख लिया होगा, समय की बचत हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों महाराणा कुंभा का पहला ग्रंथ हो गया अपना संगीत राज। 5 भागों में ये बंटा हुआ है। कितने भागों में? 5 भागों में। दूसरा अपना इसका ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत मीमांस। क्या नाम है? संगीत मीमांस। 3 नंबर पर है, उसका नाम है संगीत रत्नाकर। ये संगीत से संबंधित है, संगीत की जानकारी मिलती है, तो संगीत रत्नाकर हो गया। नंबर 4 है वो है काम प्रबोध। कौन सा है? काम प्रबोध है। और ये इसमें क्या है? इसमें ये काम शास्त्र पर आधारित है। किस पर आधारित है? काम शास्त्र पर। अगला है सूड प्रबंध। कौन सा है? सूड प्रबंध है। देखो एक यहाँ पर महाराणा कुंभा का ग्रंथ है जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। कौन सा है? एकलिंग महात्म्य। इस एकलिंग महात्म्य को याद रखना, इसको आधा तो लिखा था महाराणा कुंभा ने और आधा लिखा था कान्हा व्यास ने, ठीक है। एकलिंग महात्म्य है इसका, ये ग्रंथ है, आधा महाराणा कुंभा ने लिखा और इसको पूरा किया था कान्हा व्यास ने, आधा लिखा कान्हा व्यास ने। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ आप याद रखना, उतार सकते हैं बिल्कुल आप।
हाँ आगे बढ़ते हैं, क्लास लंबी हो रही है लेकिन महाराणा कुंभा का जो टॉपिक है, इनका इतिहास ही आज हम पूरा पढ़ेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले एक लाइन लिखो, विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है, इस 9वीं मंजिल पर महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करवाई थी। कीर्ति स्तंभ ये प्रशस्ति है जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर लिखी गई। जैसे गुरुजी ये प्रशस्ति क्या होती है, कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं। देखो, एक आपने सुना होगा कि हमें वहां पर शिलालेख मिला था। क्या मिला था? शिलालेख, यानी शिला पर, पत्थर पर लिखा गया लेख। शिलालेख क्या है? जैसे स्टडी एग्जाम एकेडमी, यहां से आप बाहर निकलोगे स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑफिस से, तो आपको एक पत्थर, आप बोलोगे कि पत्थर पर लिखा हुआ लेख, पत्थर के ऊपर आपको रोड के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि जयपुर 165 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या शिलालेख है? तो ये कोई शिलालेख नहीं है। मान लो हम कहीं पानी वगैरह पीते हैं, जो प्याऊ वगैरह होती है पानी की, उसके ऊपर एक पत्थर पर पूरी डिटेल लिखी हुई होती है कि इस प्याऊ का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया, तो वो क्या है? वो एक शिलालेख है। वो इसको आप शिलालेख मान सकते हैं। वो आगे जाकर इतिहास में जब भी कोई लोग उसके आधारित पर उनको पता चल जाएगा ये भाई इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये इस प्रकार से अपना शिलालेख हो गया। अब देखो, अब ये प्रशस्ति क्या होती है? यानी बहुत सारी शिलालेख, बहुत सारे जब शिलालेख होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं। इसकी रचना किसने की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? पूछा जा चुका है। कवि अत्रि के द्वारा की गई, और इसको पूरा किया था महेश के द्वारा। कवि महेश ने इसको पूरा किया। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, कवि अत्रि और महेश। अगला देखते हैं महाराणा कुंभा के दरबारी। तो इनके प्रमुख जो दरबारी थे उनमें ये सारे जैन विद्वान थे। ये जैन विद्वान कौन कौन से हैं? एक तो भुवन सुंदर सूरी। कौन सा? भुवन सुंदर। दूसरा जय चंद्र सूरी, सोमदेव, सोम सुंदर और महेश चंद्र सूरी। ये सारे जैन विद्वान थे, इनके दरबारी। ध्यान रख लेना कौन कौन से हैं। पूछा जा चुका है एग्जाम में कि भुवन सुंदर, जय चंद्र सूरी, सोमदेव, सोम सुंदर, महेश चंद्र, ये किसके दरबारी विद्वान थे? तो महाराणा कुंभा के थे। या तीन इनमें से ऑप्शन में तीनों को दे दिया, एक कोई दूसरा नाम दे दिया और आपको पूछ लिया कि इनमें से कौन सा महाराणा कुंभा का दरबारी विद्वान नहीं है, ठीक है। अगला बात करते हैं शिल्पी। जो शिल्प कार्य करते थे, इतने बड़े बड़े महल जब बनवाए जाते थे तो कोई ना कोई इनका इंजीनियर रिया होगा। जो इंजीनियर था, जो शिल्पी था, वो शिल्पी कौन है? तो इनका एक प्रमुख शिल्पी है मंडन। कौन है? मंडन। दूसरा नाथा, गोविंद, पोमा, पुंजा, अत्रि भट्ट, मेष भट्ट और दाना, ये इसके सभी क्या है? शिल्पी है। तो ये मंडन और नाथा ये दोनों भाई थे। अब थोड़ा बहुत मंडन के बारे में पढ़ते हैं। ये मंडन ये काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर शिल्पी था। तो ये इतना आप उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा लंबी नहीं है क्लास, आप चिंता ना करें। हाँ, थोड़ा सा बचा हुआ है इनका इतिहास, वो हम समाप्त कर देंगे। आप इतना उतार लें एक बार। हाँ, थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट लगेंगे, इतना उतारो आप। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं मंडन के बारे में। प्रमुख जो शिल्पी है मंडन, इस मंडन का एक भाई था नाथा। इस नाथा ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वास्तु मंजरी ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? वास्तु मंजरी ग्रंथ। तो ये याद रखना। देखो, इस मंडन का एक पुत्र है, इस पुत्र का नाम है गोविंद। क्या नाम है? गोविंद। इस गोविंद ने कौन से ग्रंथ लिखे? कलानिधि, उद्धार धोरिणी और द्वार दीपिका, ये 3 है। अब देखो मंडन, अब मंडन के कौन कौन से ग्रंथ है, तो ये आपको दिमाग में याद रखना ही पड़ेगा। मंडन का पहला ग्रंथ है जिसका नाम है वेद मंडन। क्या नाम है दोस्तों? पहला ग्रंथ है, इसका नाम है वेद मंडन, और इसमें वेदों की जानकारी हमें मिलती है। दूसरा जो ग्रंथ है वो है शकुन मंडन। गुरुजी, इस शकुन मंडन में क्या जानकारी मिलती थी? देखो, आपने सुना होगा एक लोक देवता है जिनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है, हड़बूजी सांखला। तो ये शकुन मंडल का इसमें जानकारी मिलती है। यानी कि शकुन का मतलब पहले से शगुन आ जाना, जैसे आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, आने वाले समय में क्या होगा, है बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये ऐसी इसमें जानकारी मिलती है, पहले से ही पता चल जाता है। तो ये शकुन मंडल है। दूसरा है, अगला है कोंदन मंडल। इस कोंदन मंडल में जानकारी मिलती है धनुर्विद्या की। किसकी मिलती है? धनुर्विद्या की हमें जानकारी मिलती है। अगला है मंडन का, उसका नाम है प्रसाद मंडन। इस प्रसाद मंडल में देवालय निर्माण की जानकारी हमें मिलती है। अगला है राज वल्लभ मंडन। कौन सा है? राज वल्लभ मंडन है। ये 14 अध्यायों में बंटा हुआ है। कितने इसमें अध्याय है? 14 इसमें अध्याय है। और राज वल्लभ मंडन में आवासीय भवन और राज प्रसादों के निर्माण की हमें जानकारी मिलती है। तो ये मंडन के प्रमुख ग्रंथ हैं, और भी है थोड़े। इतना आप एक बार उतारो, इतना एक बार उतार लो। आप रोक कर उतार लिया करो क्लास को, ताकि टाइम ना लगे ज्यादा। आशा करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला है
जो अपना मंडन का ग्रंथ है जिसका नाम है रूप मंडन है, ये पूरा 6 अध्याय में विभक्त है। कितने इसके अध्याय है? 6 इसमें अध्याय है और ये मूर्ति कला से संबंधित है, मूर्तियां कैसे बनाई जाती है। अगला है रूपावतार मंडन, जिसमें टोटल 8 अध्याय है और यह भी मूर्ति कला से संबंधित है। अगला है वास्तु मंडल और वास्तुसार। वास्तु मंडन और वास्तुसार ये वास्तु कला से संबंधित है। तो दोस्तों ये प्रमुख 8 या 9 जो अपने मंडन साहब है उनके ये ग्रंथ है, इनको आप याद कर लो या लिख लो। लिख के 1-2 बार देख लेना, अच्छे ढंग से आपके समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। ये महाराणा कुंभा का हमने पढ़ा टोटल काल। अब देखो महाराणा कुंभा इतना वीर योद्धा, इतना इसने निर्माण कार्य करवाया, फिर इस महाराणा कुंभा की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों ध्यान रखना, इधर अपने महाराणा कुंभा है, ये अपने कौन है गुरुजी? ये महाराणा कुंभा साहब है, ये कुंभा जी है। और इस कुंभा जी के 2 पुत्र थे, 2 इसके क्या थे? पुत्र थे। ये 2 पुत्र है। अब मुझे कमेंट करके बताओ महाराणा इस कुंभा के जो पुत्र है उसका नाम क्या है? एक तो है उद्दा, इस उद्दा को आप जानते ही होंगे, और दूसरा जो पुत्र है उसका क्या नाम है? हाँ, एक बार ये उतार लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो। पुत्र कौन है? राईमल, बिल्कुल। क्या नाम है? राईमल, दूसरा राईमल है। अब महाराणा कुंभा जी इतने वीर, इतने साहसी, ऐसा योद्धा महाराणा कुंभा और उसके दोनों पुत्र उद्दा और राईमल, ये 2 पुत्र थे। लेकिन कहते हैं कि महाराणा कुंभा को ये दोनों पुत्रों में ऐसी कोई योग्यता नजर नहीं आई कि इनमें से किसी को शासक बनाया जाए। अब महाराणा कुंभा को कोई योग्य शासक नहीं मिला जो उनके जैसा हो। तो फिर महाराणा कुंभा कहते हैं कि बुढ़ापे में क्या हो गया, इनका थोड़ा मानसिक संतुलन भी थोड़ा खराब हो गया था और बुढ़ापे में इनका हालत तो थोड़ी डाउन हो चुकी थी, थोड़े बीमार वगैरह हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में ये 2 जो पुत्र थे उद्दा और राईमल, इनमें से इनका एक जो पुत्र था जिसका नाम था उद्दा, इस उद्दा ने क्या कर दी? महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। अपने पिता का हत्यारा कौन है? उद्दा। अरे ऐसी निकम्बी औलाद, इतना महान वीर शासक जिसकी ऐसी निकम्बी औलाद, जिसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और मेवाड़ का प्रथम पितरहंसा शासक इस उद्दा को कहते हैं। जो अपने पिता का हत्यारा होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? पितरहंता शासक। क्या बोलते हैं? पितरहंता शासक। यदि आपको पूछे कि मेवाड़ का प्रथम पितरहंता शासक कौन सा है, तो वो उद्दा है जिसने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। कब की थी? 1468 में की थी दोस्तों। कब कर दी? 1468 में। और हत्या कहां पर की? एक आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा जो मामादेव कुंड है, ये महाराणा कुंभा ने बनाया और इस मामादेव कुंड पर बैठे थे एक बार कुंभा और उसी समय इसने क्या कर दी? हत्या कर दी। बिल्कुल। मामादेव कुंड कहां पर है दोस्तों? ये मामादेव कुंड है कहां पर? ये कुंभलगढ़ में है। कहां पर है? कुंभलगढ़ में। तो ये थे अपने महाराणा कुंभा और इनका इतिहास। और अब अगला शासक बनेगा उद्दा, अपने पिता का हत्यारा उद्दा। तो ये कुंभा जी का इतिहास है और स्क्रीनशॉट मार ली होगी आशा करता हूं। 2 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लो या रोक लो क्लास को। तो दोस्तों हमने महाराणा कुंभा तक का पूरा इतिहास पढ़ लिया, 1468 तक। अब हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। क्लास को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।